हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आर एस सर जो आपको पढ़ाएंगे उसकी मिक्स प्रैक्टिस या फिर उस जो आर एस सर पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। तो भाइयों, आर एस सर ने आज आपको पढ़ाया था। आज उनकी लगभग 2 घंटे की क्लास हुई। तो उन्होंने उन्होंने आज आपको टॉपिक था उष्मागतिकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक था, ये दोस्तों हर एक एस्पिरेंट जो डिफेंस की तैयारी करता है उसका, हर एक एस्पिरेंट का ये हेडेक होता है। बट मैंने कैसे आर एस सर से पढ़कर ये टॉपिक क्लियर किया, या फिर कैसे आपको पढ़ना चाहिए और किन 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 आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाइयों, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए अपना ग्रुप टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो के वीडियो के नीचे वो दिया गया है, तो भाई उस पर जाकर आपको उसको जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है। और उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिलती है। भाई इस पीडीएफ के लगभग आपको आज जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक के लगभग, भाइयों मैं आपको बता दूं भाई, जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस टॉपिक के लगभग आपको 200 से 250% मैं आपको दूंगा। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाऊंगा। तो भाई देखो, आपको पता है कि आर एस सर की लगभग आज जो क्लास है वो लगभग 2 घंटे की हुई। तो भाई एटलीस्ट हमारी जो प्रैक्टिस क्लास ये लगभग भाई 1 घंटे की तो होगी आज कम से कम। तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भाई आप वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो यार, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि हाँ, मतलब मात्र 2000 हमारे वो सब्सक्राइबर हुए हैं अभी। और भाई वीडियोस पर व्यू कम से कम 1000-1500 के आसपास हमारे वीडियो पर व्यू, मतलब कि आ रहे व्यूज आ रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत अच्छी खुशी की बात है कि भाई देखो, मतलब कि जिनके चैनल्स के सब्सक्राइबर लाखों में है, मिलियंस में, भाई उनके ऊपर 1000-1500 व्यू मतलब व्यूज आते हैं। तो भाई उसके कंपेरिजन में अपना जो ये चैनल है, तो भाई ये बहुत अच्छा चैनल है। तो भाई बस इसी आशा के साथ हम आप लोगों के साथ, मतलब पर डे, चाहे मैं कैसी भी स्थिति में हूँ, आप लोगों के लिए मैं हमेशा वीडियोज़ बनाता हूँ। तो भाई प्लीज़ अपने इस भाई के लिए एक कमेंट करना, और यार भाई एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि भाई आप लोग जब मैं कहता हूँ तभी आप लाइक करते हो। तो भाई ये आपका फर्ज बनता है कि जो आपके लिए कुछ मेहनत करिए भाई, उसके बदले में आपको उसे कुछ ना कुछ तो आपको वापस मतलब कि वो करना चाहिए। तो भाई प्लीज़ एक लाइक करना और एक कमेंट अवश्य करना, ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले, तो उसको अभी रहने देते हैं, उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। भाई देखो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम सभी को पता है कि सर, अगर हम मानो कि अगर ये कोई निकाय, मानो कि ये कोई मतलब कि कोई निकाय हाँ। तो दूसरी बात भाई देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि सर प्लीज़ सर जो क्वेश्चन है उनको इंग्लिश में लिखो। तो भाई आप सभी को पता है कि यार ये एक व्हाइट बोर्ड है, और भाई व्हाइट बोर्ड के ऊपर दोनों मतलब कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन को लेकर आना इम्पॉसिबल है। तो भाई मैं ट्राई करता हूँ कि जो क्वेश्चन है उनकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करके आपको बता दूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ द thermodynamics, what is that? It is just a definition of the first law. तो you all know that it is a मतलब कि ये एक निकाय है, ठीक है, ऐसे समझ लो। चलो हिंदी में समझो पहले, यानी कि ये एक निकाय है। तो भाई इस निकाय को हम जब उष्मा देंगे, तो मानो कि हमने इसको क्यों उष्मा दी, तो भाई जो इसकी जो दी गई उष्मा, यानी कि द एनर्जी विच वी गेव देम, तो दिस विल बी यूज टू सम वर्क एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी इट मीन्स वी कैन से कि डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस का यू, बस ये आपका है। और अगर आप इसे डेल्टा लगाना चाहो तो भाई डेल्टा लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो डेल्टा है क्यू बराबर डेल्टा है डब्ल्यू प्लस का डेल्टा यू। यहाँ पर जो क्यू है वो दी गई ऊर्जा है, और जो किया गया कार्य ये है, और आंतरिक ऊर्जा ये है। आंतरिक ऊर्जा भाई हमेशा ताप पर डिपेंड करती है। यानी कोई अगर आपको पूछे कि आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, तो भाई आंतरिक ऊर्जा हमेशा ताप पर डिपेंड करती है। जिस प्रकार अपना ताप परिवर्तित होता है उसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी, ठीक है। और दूसरी बात की जो आइडियल जो अपनी जो आदर्श गैस होती है, आइडियल गैस होती है भाई, उसके लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो हमेशा गतिज ऊर्जा की फॉर्म में होती है, स्थितिज ऊर्जा की, मतलब जो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, स्थितिज ऊर्जा में कभी नहीं होगी। और आइडियल गैस के अलावा अगर कोई और गैस है तो भाई उसके लिए ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा दोनों के रूप में होगी। तो भाई ये था अपना पहला क्वेश्चन का आंसर, कौन सा, कि सर जो डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू प्लस का पीडीवी, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाए, क्योंकि आपको पता है सर जो किया गया कार्य है वो पी इंटू डेल्टा वी होता है। तो कार्य हमेशा आयतन के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। अगर आयतन में परिवर्तन पॉजिटिव है तो अपना किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। और आयतन में परिवर्तन का मेरा मतलब क्या है कि इफ द वर्क डन इज बाय द सिस्टम, यानी कि जो वर्क डन है इफ इट इज बाय द सिस्टम देन इट विल बी पॉजिटिव, इफ इट इज ऑन द सिस्टम देन इट विल बी नेगेटिव। यानी कि जो ये वर्क डन, अगर ये जो हमारा निकाय है उसके द्वारा किया जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। बट अगर जो ये वर्क डन है ये इस निकाय के ऊपर किया जाएगा तो ये नेगेटिव होगा। तो भाई अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा वैसे वैसे सारे कंसेप्ट आपके वो डिवाइज हो जाएंगे। तो ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ए सही होगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो,
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? भाई आप सभी को पता है कि सर जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे किसी की भी आंतरिक ऊर्जा हो, भाई आंतरिक ऊर्जा हमेशा हमेशा ताप पर डिपेंड करेगी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि आंतरिक ऊर्जा चाहे किसी गैस की हो, चाहे आंतरिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की, सॉरी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी चाहे अपनी आइडियल गैस की हो या फिर नॉर्मल चाहे कोई भी गैस हो, उसकी इंटरनल एनर्जी इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर एंड दी नथिंग एल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। किसी उष्मागति के निकाय की एक अवस्था ए से बी, यानी कि एक अवस्था ए है से दूसरी अवस्था बी तक लेके आने में जो दी गई उष्मा है वो कैपिटल क्यू है, और अगर किया गया कार्य डब्ल्यू हो तो भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो भाई देखो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको निकालना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, यानी पहले नियम के अनुसार। आप सभी को पता है सर जो क्यू होता है वो डब्ल्यू प्लस का यू, तो भाई यू निकालना तो भाई क्यू माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सर जो आंतरिक ऊर्जा है वो दी गई उष्मा और किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक निकाय, अच्छा क्वेश्चन भाई, यदि एक निकाय को दी गई उष्मा 35 जूल हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य 15 जूल हो तो निकाय से होने वाले आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या? इंग्लिश वालों आप सुन लो क्या है। देखो इफ द एनर्जी टू द सिस्टम इज, यानी कि जो एनर्जी जो हमने दी है उसको, तो भाई वो एनर्जी डेल्टा क्यू का मान अपने पास 35 है, एंड दी वर्क डन बाय द सिस्टम इट इज 15 जूल, देन व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी, यानी अपने को बस सीधा सा यहाँ से डेल्टा यू का मान निकालना है। आपको पता है सर इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम देन इट विल बी पॉजिटिव, सो वी हैव टू जस्ट टेक इट द पॉजिटिव 15, देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। इट्स आंसर विल बी 35 एंड द 15 प्लस का डेल्टा यू, बट देन हियर इट विल बी 35 माइनस का 15। इफ हियर इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम देन वी हैव टू यूज हियर माइनस का 15। Why we use here the positive 15? Because the work done is by the system. If the work done is on the system, then we have to use here minus 15. But the work done is by the system, then we used here the plus 15. So it is this minus difference. यानी कि भाई ये minor difference है, तो you have to just understand it by the question आपको समझना पड़ेगा। तो here it will be 20. ओके, तो 20 जूल होगा, तो जूल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि सर it will be 20 जूल। ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन देखो। एक आदर्श गैस के प्रसार में ताप को अगर नियत रखा जाए तो इस प्रक्रिया, अगर ताप को नियत रखा जाता है तो गैस बाहरी कार्य करती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या? भाई क्या पूछा है? इट हैज जस्ट आस्क्ड अस only about the internal energy. Internal energy means delta U. So I also have said that delta U always depends on the temperature, not and the nothing else. It will be always depend on the capital T. Means temperature, यानी कि if the temperature is constant then it will be constant, if the temperature is varying then it will also vary, है ना? कहने मतलब ये है कि भाई अगर ये टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो भी परिवर्तित नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है कि भाई स्थिर रहेगी। इट विल बी कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। और भाई देखो अगर किसी को समझ में ना आ रहा तो भाई प्लीज़ वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ, क्योंकि भाई मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा ही है कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ बड़े बेसिक से पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन? इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, नॉट एनीथिंग एल्स। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन एंड द, मतलब कुछ भी नहीं है, इट जस्ट बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रथम नियम कौन सा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी सही है कि इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है। मैं पहले कहता भाई ऐसे क्वेश्चन तभी, भाई अभी तक अपने थे बेसिक क्वेश्चन, बट अभी आएंगे अपने कुछ मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, अभी अपने आएंगे कुछ मॉडरेट क्वेश्चन और उसके बाद आएंगे टफ क्वेश्चन। भाई टफ भी लेके आओ। देखो स्टूडेंट में आपके लिए जो स्टूडेंट ये बोलते हैं भाई टफ लेके आओ, भाई टफ क्वेश्चन भी है, बट मेरे पढ़ाने का ढंग ये है कि मैं पहले बेसिक से लेके चलता हूँ, क्योंकि पहले स्टूडेंट मेरे को पता है कि अगर आप आरएसआर से पढ़ गए तो आपका बेसिक तो अच्छा होगा ही, बट मैं चाहता हूँ कि अगर जो आरएसआर ने आपको पढ़ा है उसका एक बार आपके लिए रिविजन हो जाए, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर सेल्फ पढ़ाई करते हो तो भाई उससे अच्छा है कि आप किसी के साथ पढ़ो, ताकि वो इसकी जो वैलिडिटी वो लाइफ टाइम हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है। अभी थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन क्या है। देखो एक उष्मागतिकी निकाय निम्न अवस्था से ये गुजरता है, यानी पहली अवस्था क्या है सर? पहली अवस्था अपने पास है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट की हियर पी एंड वी, बी द फर्स्ट कंडीशन इज पीवी से, ये कहां तक है सर? ये पीवी से गया है टू पीवी, यानी कि इट्स
PV। यानी कि मेरे को कहना मतलब ये भाई, यहाँ पर अब जो दाब था वो P था और जो आयतन था, वॉल्यूम था वो V था, बट यहाँ पर जो दाब है वो 2P हो गया है और जो आयतन है इट इज कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट एंड बिकॉज द आयतन, बिकॉज दी मतलब कि आयतन कॉन्स्टेंट है, तो भाई इसका मतलब ये कि भाई ये आइसोबारिक, यानी सॉरी आइसोबारिक नहीं, ये अपना मतलब कि ये एक प्रकार से समआयतनिक प्रक्रम, भाई समआयतनिक अंग्रेजी अपने को नहीं आती है तो वो देख लें, ठीक है, यानी कि ये समआयतनिक प्रक्रम है, ठीक है। देखो यानी कि इस स्थिति में किया गया कार्य, बस भाई मेरे को ये बता दो कि कार्य किस पर डिपेंड करता है, कि सर कार्य हमेशा और हमेशा आयतन परिवर्तन पर डिपेंड करता है। जो W है इट इज जस्ट डिपेंड ऑन द PdV, यानी P V2 माइनस का V1। अब मेरे को ये बता दो कि सर क्या यहाँ V में परिवर्तन हुआ है? नहीं सर, यहाँ पे V में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब P इंटू जीरो इट विल बी जीरो, यानी जो किया गया कार्य वो जीरो होगा। कब? तब यहाँ पर जो आयतन में परिवर्तन अगर जीरो है तो भाई किया गया कार्य जीरो होगा। और भाई आयतन में परिवर्तन जीरो क्यों है? क्योंकि भाई क्वेश्चन में आयतन में परिवर्तन हमें जीरो ही दिया गया है, क्योंकि पहले भी V था और बाद में भी V है, इसकी वजह से V2 माइनस का V1 V माइनस का V इट विल बी जीरो, सो जीरो P इंटू जीरो इट विल बी जीरो, यानी पहले क्वेश्चन, पहले जो कंडीशन है उसके अंदर किया गया कार्य जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये एक प्रकार का समआयतनिक प्रक्रम है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मतलब कि जो सेकंड कंडीशन है वो देखो, सेकंड कंडीशन के अंदर ये बोला गया सर P V से ये गया P इंटू 2V, बस। अब देखो P से P है, मतलब ये कौन सा प्रक्रम है भाई? ये अपना आइसोबारिक यानी समदाबी प्रक्रम है, ठीक है। अब देखो मेरे को कार्य निकालना है, तो भाई कार्य हमेशा आयतन की डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। भाई अपने पास V2 का मान क्या सर? V2 का मान 2V है, 2V माइनस का V इट विल बी PV, यानी कि भाई जो इस स्थिति में कार्य किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर आपको ये पूछे कि आयतन में मतलब ये इस स्थिति में मतलब कि पॉजिटिव अपना वर्क डन होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन, अगर अपना जो वर्क डन वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो अपने पास जो निकाय है, जो अपने पास जो मतलब कि है वस्तु है, जो वस्तु है उसने कार्य किया है, तो इसका मतलब ये कि भाई इस स्थिति में जो किया गया कार्य है पॉजिटिव होगा और वो कितना होगा सर? वो PV होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका B सही है। पहली स्थिति में जीरो है, दूसरी स्थिति में PV है, तो ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट अगर कर पाए बिना वीडियो देखे तो समझ लेना भाई उसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं। अगर ना कर पाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरे साथ मेरे अपने को फॉलो करते सब कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य किस पर डिपेंड करता है? देखो भाई एक अपना होता है कार्य यानी वर्क डन, और एक अपना होता है ऊर्जा, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आंतरिक ऊर्जा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा मान लो या फिर स्थिति ऊर्जा मान लो, कोई ऊर्जा मान लो आप, ठीक है। देखो भाई जो ऊर्जा है ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करती है, यानी कि इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इट जस्ट डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन IP एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है, FP, ठीक है, यानी कि ये केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। बट अगर मैं बात करूं सर इसकी वर्क डन की, तो भाई ये पाथ पर भी डिपेंड करता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि ये दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि ऊर्जा है वो डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। बट जो हमारे जो किया गया कार्य वर्क डन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चाहे कैसा भी हो, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि तीनों पर डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर D है कि प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था एंड दी पाथ तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के अंदर थोड़ी वो जो वस्तु को कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको सपोर्ट रहा तो अगर एक दिन अपने पास भी स्मार्ट बोर्ड आएगा तो आप लोगों को किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहो भाइयों। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई ये कोई नहीं कर पाएगा, 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन के पास भी नहीं जाएंगे। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्यों कि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, अगर चाहे कोई भी हो, चाहे किसी से भी पढ़ता हूँ, अभी तक किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं करवाया। इवन RS सर ने भी, जब तक मैं उनसे पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ कोई दिक्कत नहीं, बट अभी मैं एप्लीकेशन पर उनसे वो नहीं पढ़ता हूँ, मैं केवल मतलब कि उनकी जो वीडियोज है उसको फॉलो करता हूँ। बाकी देखो अभी तक RS ने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, तो इट मीन्स कि अगर RS ने ये क्वेश्चन नहीं करवाया तो किसी ने भी नहीं करवाया होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी क्वेश्चन है और भाई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे, बट मेरे भाई इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या। देखो अपने पास R है, एक R क्या है, देखो पहले सर R क्या, सर R की वैल्यू होती है 3.14, नहीं सॉरी 8.14, R की वैल्यू होती है 8.14। इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये अपने पास एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, इट इज दी ए
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। एक परमाणु गैस यानी भाई अपने पास एक परमाणु गैस है, यानी यहाँ पे लिखते हैं एक परमाणु गैस, कोई दिक्कत नहीं। देखो आदर्श गैस के 2 मोल का तापक्रम 273 से 373 बढ़ाने में, यानी 273 से 373 कर दिया गया हमने, केल्विन कर दिया हमने। तो इस स्थिति में आवश्यक ऊष्मा का मान क्या होगा? तो भाई देखो बड़ा बेहतरीन ये क्वेश्चन है। इसके लिए जो किया गया कार्य का मान क्या हुआ, देखो आपको मतलब आवश्यक ऊष्मा 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 का मान निकालना। तो भाई ऊष्मा का एक इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बराबर F/2 म्यू आर T2 माइनस का T1। अब भाई ये कहाँ से है, देखो आपने भाई अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से है। अगर यहाँ पर ये चीज़ ना लिखी होती भाई एक परमाणु गैस है, तो भाई सीधा हम यहाँ पर केवल ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्यू बराबर म्यू आर T2 माइनस का T1, सीधा ही हम ये फॉर्मूला लगा दें। बट यहाँ पर ये मेंशन किया कि एक परमाणु गैस है और उसके मोल भी दिए, मतलब अगर मोल होते तो भाई हम यहाँ पर म्यू की जगह मोल पुट कर देते। बट यहाँ पर ये लिखा हुआ कि भाई एक परमाणु गैस है, यानी स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला काम में लेना ही पड़ेगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका कि ऐसी स्थिति में जो क्या भाई ऐसे क्वेश्चन आगे और लेके, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पर लेके, तो भाई डोंट वरी, ये टॉपिक आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, ये देखो इस स्थिति में जो ये पर्टिकुलर स्थिति है, इस स्थिति के अंदर जो किया गया कार्य अपने पास है वो जो कार्य नहीं उष्मा बराबर डेल्टा क्यू बराबर F/2 म्यू आर टी। भाई ऐप क्या, भाई ऐप यहाँ पर भाई देखो, अगर आपने अब आगे आ रहा सर आपको पढ़ाएंगे कि आगे आ रहा सर आपको टॉपिक अगला चैप्टर है वो पढ़ाएंगे, उसका नाम है गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत। उसके अंदर आपको ये बताएंगे सर जो ऐप होता है उसकी वैल्यू होती है 3n माइनस का k। भाई ये कहाँ से आ गया, देखो अब ये क्या भाई, ये होती है, ये अपनी होती है ऐप का मान होता है, ये होता है इंग्लिश में बताऊँ, हिंदी में बताऊँ तो ये होता है स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है, यानी ये होती है स्वतंत्रता की कोटि, यानी कि ये आपका मान ऐप को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं। ऐप बराबर 3n माइनस का। अब भाई n क्या, भाई n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो अणुओं की संख्या, और k है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यानी अब देखो अगर एक परमाणु, भाई देखो क्वेश्चन बोरिंग हो सकता है क्योंकि आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, बट अगर इसको सीखोगे तो भाई ये बोरिंग नहीं होगा। पहले मेरे बातों को आराम से सुनो, समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आए। देखो हमको यहाँ पर ऐप का मान निकालना। अब मैं वो ये बता भाई एक परमाणु गैस है, तो एक परमाणु गैस के अंदर n का मान कितना होगा, यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका मान सर उसका मान 1 होगा। तो ऐप बराबर 3/1। अब मेरे को ये बताओ कि सर अगर एक ही अणु है तो उसके अंदर बॉन्ड कितने, भाई अगर 2 अणु होते हैं तो वहां पर बॉन्ड अपना 1 हो जाता, अगर 3 होते भाई वहां पर अपना 2 और 3 मतलब 2 बॉन्ड हो जाते। अगर सिंगल अणु है, सिंगल एक ही अगर मॉलिक्यूल है भाई, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब है के का मान 0 है, तो भाई ये होगा 3 हो गया। अब देखो ऐप का मान अपने पास 3 आ गया, 3/2। म्यू का मान कितना सर, म्यू का मान अपने पास है 2 मोल, भाई इसका मतलब 2 मोल है, इसका मतलब सर ये 2, म्यू का मान 2, आर का मान 8 अगर आर का मान पुट करना चाहो तो पुट कर दो, अदरवाइज जो क्वेश्चन का दिखा है वो लिख दो आर। अब देखो T2 माइनस T1, भाई ये T2 क्या है, T2 अपने पास है 373। अगर यहाँ पर केल्विन में चेंज अगर नहीं होता भाई, इसको केल्विन में चेंज आपको करना पड़ता। तो देखो 373 माइनस का 273, ठीक, तो इसको करो आगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 3r × 100 इट विल बी 300r, यानी इट विल बी 300। कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो दोबारा समझो यहाँ पे, देखो क्या बताया मैंने। अगर क्वेश्चन के अंदर सीधा ये बोले ना तो एक परमाणु गैस हो ना ही कुछ बोले, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है क्यू बराबर म्यू आर T2 माइनस का T1, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बट अगर आपको ये बोल दे क्वेश्चन का कि ये एक परमाणु गैस है, 2 परमाणु गैस है, तो भाई थीटा बराबर आपको F/2 म्यू आर T2 माइनस का T1, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर ऐप क्या सर, ऐप अपने पास 3n माइनस का k, ये क्या सर, ये अपने पास ये फॉर्मूला होता है, और इसका मतलब ऐप का मान होता है कि इट इज़, ये क्या है भाई, ये अपने पास है स्वतंत्रता की कोटि। एन क्या सर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक अणु है तो उसके अंदर अणुओं की संख्या क्या होगी सर, अगर एक ही अणु तो भाई उसके अंदर एन का मान 1 होगा, और के सर के है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंदों की संख्या। अगर एक ही अणु है, सिंगल अणु है, तो भाई उसमें बंद कहाँ से आएंगे, 2 होता, 3 होता, 5 होता, भाई हम सोचते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे। बट के का मान 0 है, इसका मतलब एफ का मान 3/2, एन का मान 2 है, म्यू का मान 2 क्योंकि 2 मोल है। म्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, आर का मान एज इट इज T2 373, T1 अपने पास 273। अगर इसको आगे सोल्व करें तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भाई इतने अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा आपको। आई थिंक कि मैं आपको समझाने सफल हुआ हूँ। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, डोंट वरी, उसकी प्रैक्टिस करना, सेल्फ करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब ये अच्छा क्वेश्चन है, जब कोई निकाय 2 कैलोरी उष्मा का अवशोषण करके 500
500 जूल कार्य करता है तो भाई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। देखो करते हैं क्वेश्चन को। अब भाई पहले तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर क्या आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो कैलोरी है उसको जूल में कैसे परिवर्तित करते हैं, किलो कैलोरी को जूल में कैसे परिवर्तित करते हैं, या फिर जूल को कैलोरी में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो आपको एक चीज़ पता है कि सर हमको एक चीज़ ये तो पता है, क्या पता है कि सर जो एक कैलोरी होती है उसके वो कितने बराबर होती है सर, एक कैलोरी बराबर, यानी कि सर जो एक कैलोरी होती है, जो एक कैलोरी होती है सर एक कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। सर हमको बस इतनी वैल्यू तो पता, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इतनी पता तो कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं आगे। 2 किलो कैलोरी अपने पास है, इसका मतलब कि सर यहाँ पर किलो कैलोरी है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 10 की पावर 3। भाई ये 10 की पावर 3 कहाँ से आया? देखो किलो में आपको पता है कि भाई किलो जैसे किलोमीटर है, किलोग्राम है, तो भाई वहाँ पर हम उसको 1000 ग्राम बोलते हैं, 1000 मीटर बोलते हैं। उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी है वो 10 की पावर 3 कैलोरी, या फिर मैं आपको बोलूँ भाई ये 1000 कैलोरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो भाई लिखो यहाँ पर हमको इसे जूल में परिवर्तित करना है, तो 1000 गुणा 1 कैलोरी में मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। अब देखो एक कैलोरी जगह मेरे को 4.2 जूल पुट करने करूँ, ठीक है, 1000 गुणा 4.2, ठीक है, इट विल बी 4200 जूल। अब देखो यहाँ पर आपको ये बोला सर यहाँ पर 1 कैलोरी की जगह 2 कैलोरी बोला है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इसको 2 से गुणा कर दो तो ये होगा 8400 जूल। ठीक है, यानी कि अगर किसी निकाय को दी गई उसमें अगर 8400 जूल है और उसके जो कार्य में परिवर्तन के मतलब कार्य के लिए 500 जूल का प्रयोग हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हियर क्या सर जो Q बराबर होता है अपने पास W प्लस का U, यानी कि अपने पास Q का मान है 8400, इट विल बी W का मान हमको दिया गया 500 जूल। अब देखो अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि सर जो कार्य है वो निकाय के ऊपर किया गया तो 500 नेगेटिव आता है, बट क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला गया निकाय पर है, निकाय ने किया है, तो भाई अपने पास प्लस का आ गया, तो U बराबर आ गया अपने पास 7900 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए है कि 7900 जूल। कैसे निकाला? सबसे पहले आपको कैलोरी को जो किलो कैलोरी उसको आपको जूल में बदलना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आएंगे 100% एक क्वेश्चन आएंगे क्या सर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भाइयों सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रही है, तो भाई तो अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, कौन सा उष्मागतिकीय फलन नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कौन सा उष्मागतिकीय फलन नहीं है? आपको पता है कि सर जो कार्य है उष्मागतिकीय फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसकी बेसिक के लिए आर एस सर से पढ़ना पड़ेगा। सर जो कार्य है उष्मागतिकीय फलन है, भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन। अगर आपने आर एस सर की पूरी क्लास देखी तो भाई वहाँ पर उन्होंने बहुत बार बताया सर जो कार्य है उष्मागतिकीय फलन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श गैस से भरा हुआ बेलनाकार पात्र को अगर कहाँ पर रखा जाए, उसको हमने रखा निर्वात में, तो अचानक फट जाए तो सर गैस का ताप क्या होगा? देखो आदर्श गैस से भरा हुआ बेलनाकार पात्र, वो मतलब उसको रखा गया निर्वात में रखा तो अचानक फट गया। देखो मेरे को ये बताओ सर अगर वो अचानक फटा है इसका मतलब कौन सा प्रक्रम है? सर वो अपना प्रक्रम है रुद्धो संप्रक्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है सर वो अचानक फटा है, यानी कि इट जस्ट ब्रस्ट, इट ब्रस्ट, यानी कि ये फट गया, अचानक फट गया, तो ये अचानक फटा है। इसका मतलब क्या है सर? ये जो प्रक्रम है, यानी कि जो ये प्रक्रम है, इट इज द आइडियाबेटिक प्रक्रम, यानी कि इट इज आइडियाबेटिक प्रक्रम, यानी कि आइडियाबेटिक प्रक्रम है। तो भाई आइडियाबेटिक प्रक्रम में आपको पता है सर जो उसमें वो जीरो होती है, डेल्टा Q बराबर जीरो होता है। इतनी पता सर हमको, बस इतना ही पता। आगे आप बताओ, चलो आगे मैं बताता हूँ। देखो डेल्टा जो अपने पास जो Q है वो जीरो है। अगर Q जीरो है तो भाई आपको ये बात बड़ी अच्छे से पता है कि सर अगर Q जीरो है तो सर जो किया गया कार्य डेल्टा W बराबर माइनस का डेल्टा U, बस। अब बस मेरे को ये बताओ सर डेल्टा W बराबर डेल्टा U ये होता है। बट मेरे भाई आपको यहाँ पर ये बोला सर कि वो निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित है। इसका मतलब भाई यहाँ पर किया गया कार्य जीरो है। कार्य जीरो क्यों है? क्योंकि भाई इससे पहले जो ये क्वेश्चन है देखो किया गया कार्य जीरो है। क्यों जीरो? क्योंकि भाई इसका आंसर मैं आपको अगले क्वेश्चन में दूंगा, क्योंकि पहले अगर बता दूंगा तो वो क्वेश्चन है उसको करने का मजा खत्म हो जाए। तो पहले इस क्वेश्चन देखो कि सर यहाँ पर जो ये लिखा है निर्वात, अगर यहाँ पर ये निर्वात लिखा था तो इसका मतलब भाई यहाँ पर किया गया कार्य जीरो। अगर कार्य जीरो है मेरे भाई तो यहाँ पर जो डेल्टा U भी जीरो होगा, डेल्टा U जीरो भाई तापमान भी जीरो होगा मेरे भाई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि अचानक फटा है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर वो अचानक फटा इसका मतलब कि वो आइडियाबेटिक प्रक्रम, अगर आइडियाबेटिक प्रक्रम है तो इसका मतलब है कि सर वो डेल्टा
W बराबर माइनस का डेल्टा U है, यानी कि डेल्टा अगर वो निर्वात में स्थित है, इट इज जस्ट पुट इन दी वैक्यूम, अगर वो वैक्यूम में स्थित है इसका मतलब है कि सर यहाँ पर जो डेल्टा W है वो जीरो है, अगर डेल्टा W जीरो है तो डेल्टा U भी जीरो, अगर डेल्टा U जीरो है तो भाई ताप भी जीरो होगा। इतना बेहतरीन, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, समझो यार समझो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो भाई कहीं नहीं जाने वाला, सिलेक्शन 100% आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब इसका आंसर मैं अगले क्वेश्चन में दूंगा, नोट इसका रुको। देखो ये रहा इसका क्वेश्चन आ गया ना, ये मुक्त प्रसार। अब मेरे को ये बताओ कि सर जो मुक्त प्रसार यानी कि जो फ्री एक्सपेंशन है, यानी कि जो फ्री एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है यानी कि जो मुक्त प्रसार है वो कहाँ भाई सर, वो वैक्यूम में ही तो होगा मुक्त प्रसार भाई, जो निर्वात है उसमें ही तो अपना मुक्त प्रसार होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि आप समझो, मेरे को ये बताओ कि सर जो ये फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, फ्री एक्सपेंशन मतलब सर बाहर से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको वातावरण में पुट करते हैं, मानो कि अगर जिस कमरे में आप बैठे हो वहां पर अगर किसी चीज को रखते हो तो भाई क्या उसका मुक्त प्रसार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जो वातावरण है, जो अपने पास एटमॉस्फेयर है, वो उसके ऊपर 10 की पावर 5 पास्कल का दाब लगाएगी। अगर वो 10 की पावर 5 पास्कल का दाब लगा रहे हो तो भाई यहाँ पर ये मुक्त प्रसार कैसे? आपने तो उसके ऊपर बाहर से दाब लगा रहे हो। दाब लगाने का मतलब है कि मेरे दोस्त उसका प्रसार मुक्त नहीं है। अगर आपको मुक्त प्रसार करना है तो भाई आपको वैक्यूम में पुट करना पड़ेगा। वैक्यूम में पुट करने, अगर आप वैक्यूम में किसी चीज़ को पुट करोगे, वहाँ पर मुक्त प्रसार अगर करवाओगे तो भाई मुक्त प्रसार की स्थिति में, फ्री एक्सपेंशन की स्थिति में Q भी जीरो होगा, W भी जीरो होगा और आंतरिक ऊर्जा भी जीरो होगी। डेल्टा U बराबर जीरो, और डेल्टा U जीरो है तो ताप भी जीरो होगा। बड़े अच्छे से बताया, समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आदर्श गैस यानी किसी आदर्श गैस के लिए एक प्रक्रम में डेल्टा W बराबर जीरो, डेल्टा Q नेगेटिव है तो कौन सा मतलब गैस का ताप क्या होगा? भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। डेल्टा Q जीरो है मेरे भाई, डेल्टा U जीरो है, डेल्टा U लेस देन जीरो है, यानी कि डेल्टा U नेगेटिव है। अगर डेल्टा U नेगेटिव है इसका मतलब भाई ताप घट रहा है। क्यों घट रहा है? भाई आंतरिक ऊर्जा घट रही है, आंतरिक ऊर्जा घट रही है। अगर आंतरिक ऊर्जा घट रही है तो ताप भी घटेगा, क्योंकि भाई आंतरिक ऊर्जा ताप का जन्म का संबंध है, वो सातों जन्मों का संबंध है। यानी कि जिस हिसाब से आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी, इंटरनल एनर्जी परिवर्तित होगी, उसी प्रकार से अपना टेम्परेचर परिवर्तित होगा। यानी इंटरनल एनर्जी घट रही है, इट इज डिक्रीजिंग, सो टेम्परेचर विल आल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उष्मागतिकी निकाय में एक कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक गैस है, आदर्श गैस है, तो उसमें आंतरिक ऊर्जा किस रूप में? भाई अगर आदर्श गैस है इसका मतलब कि सर उसमें आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होगी? भाई अगर आदर्श गैस है तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर आदर्श गैस है ना तो भाई इसका मतलब सीधा सा एक यही है कि भाई उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान जीरो होगा। अब भाई स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है कि सर जो स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि सर जो स्थितिज ऊर्जा है ना मेरे भाई, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वह मेरे दोस्त जो अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आदर्श गैस है इसका मतलब भाई उसके अणुओं के मध्य कोई बल नहीं होगा। अगर बल नहीं होगा तभी तो वो आदर्श गैस है। और भाई आदर्श नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं, आइडियल नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती है। अगर वो आदर्श गैस है इसका मतलब है कि भाई उसके अणुओं के बीच में जो लगने वाला जो बल है ना, बल 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 वो जीरो होगा। अगर बल जीरो है इसका मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है PE है, एनर्जी वो जीरो है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इसका मतलब कि सर उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, एक वस्तु में अगर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि सर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं है, इसका मतलब सर वो आइडियाबैटिक प्रक्रम है। आइडियाबैटिक प्रक्रम है यानी कि वो एक प्रकार से रुद्धोष्म प्रक्रम। अगर वो रुद्धोष्म प्रक्रम है तो सर उस स्थिति में मतलब आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान है नहीं और उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। भाई अगर आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो भाई जो उसका ताप तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि भाई आंतरिक ऊर्जा का और जो ताप है उसका संबंध अपना सातों जन्मों का होता है। अगर आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है इसका मतलब भाई जो ताप भी बढ़ेगा, 100% ताप बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि पथ पर निर्भर नहीं करती है? पथ पर डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या है सर? जो ऊर्जा मैंने आपको बताया क्लास स्टार्टिंग में, सर जो ऊर्जा है या तो आंतरिक ऊर्जा बोल दो या कोई स्थिति ऊर्जा बोल दो, कुछ भी बोल दो, सर जो ऊर्जा है वो पथ पर डिपेंड नहीं करती है, ये केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक नियत वायुमंडल दाब पर एक
एक परमाणु गैस के एक मोल को एक वायुमंडल से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में मैंने आपको शुरू में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करवाया था, जो Q बराबर आंतरिक ऊर्जा F/2 म्यू आर T2 माइनस का T1। सेम यही क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट करना है। ऐप का मान एक परमाणु का है, तो भाई ऐप के लिए एक परमाणु के लिए 3 आ जाए, 3/2। म्यू का मान कितना सर, मोल्स कितने सर, मोल्स अपने पास 1 है तो एन का मान 1 आ जाएगा। आर का मान अगर आप रखना चाहो तो भाई आर का मान पुट करना पड़ेगा 8.314, ठीक है। और T2 माइनस T1, T2 अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसलिए भाई देखो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करोगे और उसके बाद अगर पुट करो तभी अपना डिफरेंस हो आएगा, तो भाई ऐसे पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आगे सोल्व करके बताना कितना आंसर आ रहा है। भाई देखो आंतरिक ऊर्जा है, एक परमाणु गैस है, तो F/2 म्यू आर T2 माइनस का T1 होगा। F की जगह 3 आएगा, म्यू की जगह 1 है, अपने पास आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है। और T2 माइनस का T1 अगर आप केल्विन को सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हो तभी अपना डिफरेंस हो जाएगा, अगर ऐसे रखोगे तभी डिफरेंस हो जाएगा, चेक कर लेना। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैं नहीं सोचता कि ऐसे क्वेश्चन आपको कोई अभी फिलहाल करवा भी रहा है, ठीक है। हाँ ये देखो किसी वस्तु की ठंडक या गर्मी का मापन ताप कहलाता है, ये कौन सा नियम देता है। भाई ये तो बेसिक मतलब जो उष्मागतिकी का जो ये शून्यांक नियम है ना, शून्य यानी कि जीरोथ लो, JDRO, यानी कि जीरोथ लो ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डेफिनेशन ऑफ, यानी कि कोई वस्तु गर्म है ठंडी है उसका पता कौन देता है सर, ये जो उसमें जो गति है, तो जो अपने पास तो कौन सा नियम सर, ये जो मतलब प्रथम नहीं रहा शून्य का नियम, यानी कि जीरो लो ये डेफिनेशन देता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उष्मागतिकी के एक प्रक्रम में एक गैस की निश्चित मात्रा का दाब इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि 20 जूल उष्मा मुक्त करते हैं। अगर ना भाई देखो 20 जूल उष्मा मुक्त कर रहे हैं एवं गैस पर कार्य 3 जूल का हो रहा है, तो भाई प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा इतनी है। आंतरिक ऊर्जा क्या भाई सर, कैसे करूँ, हमने सर प्रारंभिक आंतरिक का नाम नहीं वो सुना था अभी तक, और सर ये कहाँ से लिया है, कैसा क्वेश्चन है, समझो मेरे भाई। देखो अगर आपको यहाँ पर दो आपके लिए नए टर्म हो सकते हैं, क्या कि सर ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं। देखो भाई अगर ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं, एक होता है ऊर्जा अवशोषण। देखो अगर अवशोषण होगा तो भाई वो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि सर निकाय ने उसमें ली है, निकाय ने उसमें लिया, मैं खड़ा हूँ, अगर मैं बहुत सारा खाना खा लूँ इसका मतलब सर मैंने खाना खाया है, इसका मतलब सर मेरे अंदर कुछ भोजन गया है, वो मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर वहीं पर अगर मैं उल्टी कर दूँ, वोमिटिंग कर दूँ, इसका मतलब सर मेरे से कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है, इसका मतलब सर मेरे में कमी आ रही है। तो भाई बस वही चीज़ है, अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है, अगर ऊर्जा एमिट हो रही है, यानी मेरे से खाना मतलब मेरे से उल्टी के माध्यम से खाना बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे से ऊर्जा मुक्त हो रही है, और ऊर्जा मेरे से मुक्त हो रही है तो मेरे में ऊर्जा कमी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई यहाँ पर जो मतलब जो उष्मा का मुक्त है वो 20 जूल है। देखो पहले समझो, देखो 20 है वो भाई नेगेटिव में आएगा, तो 20 जूल ही होगा, ठीक है। और देखो एवं गैस पर, यानी कि गैस पर ऑन दी गैस के ऊपर काम किया गया, तो भाई अगर गैस के ऊपर काम किया गया तो भाई ये -8 जूल आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने मेरे को बताया, मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में बता दिया हूं कि अगर आपने निकाय के ऊपर कार्य किया है तो सर वो नेगेटिव हो, और निकाय द्वारा कार्य किया गया भाई ये समझ लो ना कि कोई मेरे को बाहर से आता दबाता, इसका मतलब भाई मैं अंदर से वो सिकुड़ जाऊंगा, यानी मेरे पर किसी ने कार्य किया है तो भाई वो कार्य मेरे लिए नेगेटिव, और मैंने किसी को पीटा है तो भाई वो चीज़ मेरे लिए पॉजिटिव होगी। इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हो। देखो प्रारंभिक ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, इसका क्या मतलब, आपने एक पढ़ा कि डेल्टा यू, भाई डेल्टा यू का मतलब होता है कि यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, ठीक, आप कर लो कोई दिक्कत नहीं। सर अब ये अपने पास क्यू है, तो भाई -20 जूल बराबर -8, भाई माइनस का इसलिए क्योंकि बस जो डेल्टा यू पॉजिटिव होता है तो लिख दे मैंने, ठीक। तो यू इनिशियल कितना सर, यू फाइनल कितना सर, यू फाइनल अपने पास निकालना है, तो भाई यू फाइनल आपको निकालनी है, तो यू फाइनल माइनस इनिशियल अपने पास 30 आ गया। अब देखो भाई ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने इस प्रकार से निकाला कि सर जो क्यू होता है वो बराबर W प्लस का डेल्टा यू होता है। क्यू का मान अपने पास -20 जूल है, -20 जूल क्यों है, क्योंकि मैंने ऊर्जा मुक्त की है, तो वही नेगेटिव होगा। और किसी ने मेरे ऊपर कार्य किया, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा, कार्य भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो मैं 20 को अगर इधर लेके आता हूँ तो भाई ये -12 बचेगा, तो भाई -12 यू फाइनल -30 को इधर लेके आता हूँ तो भाई यू फाइनल बराबर अपने पास 30 -12 इट विल बी 18 जूल। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया तो भाई बड़ी अच्छी बात है। अगर समझ में ना आए वीडियो दोबारा देखना, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो मत, अगर किसने छोड़ दिया भाई समझना ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% गारंटी है मेरी, ये क्वेश्चन 100% आपको इस बार एयरफोर्स की शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक निकाय का आयतन घट रहा है तब निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखो अगर आयतन घट रहा है
इसका मतलब क्या है, अगर आयतन घट रहा है तो देखो आयतन घट रहा है, इसका मतलब कि सर उसके आयतन घट रहा है, इसका मतलब सर उसको संपीड़ित किया जा रहा है। अगर उसको संपीड़ित किया जा रहा है भाई देखो आयतन घट रहा है, तो ये पहले फॉर्मूले से समझ लो ना, W बराबर पी डी वी, ठीक है, W बराबर पी वी टू माइनस का वी वन। भाई इसका मतलब सर जो वी टू माइनस वी वन इसकी वहाँ नेगेटिव वाला, तो भाई W बराबर नेगेटिव होगा अपने, यानी कि W नेगेटिव होगा। अगर आयतन घट रहा है इसका मतलब सर किसने मेरे ऊपर कार्य किया, अगर किसने मेरे ऊपर अगर कार्य किया है तो भाई वो मेरे लिए नेगेटिव होगा। मैं समझो कि मैं अभी इतना मोटा हूँ और भाई बाद में मैं मतलब एकदम से पतला हो जाऊँ, तो भाई वो मेरे लिए नेगेटिव हो गया ना। भाई इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखो कि अगर किसी ने आयतन में कमी आ रही है, अगर आपके के वजन में कमी आ रही है इसका मतलब वो आपके लिए नेगेटिव है। तो भाई अगर आयतन में कमी आ रही है तो कार्य नेगेटिव होगा। इस प्रकार से आप उस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका हाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अपने आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रम, ठीक है। देखो आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में क्या होता है भाई, आदर्श गैस के लिए, अब चलो आपको मैं एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ। देखो इसको एक मैं आपको चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ और बाद में आपको आप हर एक क्वेश्चन को बिना देखे टिक कर दोगे, ठीक है, मतलब बिना सोल्व किए आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। देखो समझो आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम अपने पास, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम, और देखो एक समतापी होता है, एक समायतनिक होता है और एक समदाबी होता है और एक होता है रुद्धोष्म। सभी को समझो, बेसिक से समझो। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना कर दूंगा, अगर आपने वो चार्ट समझ लिया तो समझ लेना कि आपके बेड़े पार, अदरवाइज तो भाई देखो समझ में मुश्किल है। देखो सबसे पहले समझो क्या है, देखो समझो क्या है, देखो बात क्या है, समझो पहले। एक अपने पास होता है सम आयतनिक, सम आयतनिक, तो सम ताप लिख दो, समताप, समतापी, ठीक है। सम एक लिखो तो रुद्धसम, ठीक है। एक लिखो सम आयतनिक, एक लिखो समदाबी, ठीक है। अब देखो इंग्लिश बोलो, आइसो थर्मल आइडियाबेटिक समायतनिक, देख लें कौन सा तो वॉल्यूम वाला होता है और ये होता है आइसोबारिक, ठीक है। देखो समायतनिक स्थिति में ताप टेम्परेचर कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर Q बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, Q बराबर कांस्टेंट, और आयतनिक में V कांस्टेंट और ताप दाब में P कांस्टेंट, सभी को पता है। अब देखो अब आएगा जहरीला कॉन्सेप्ट, अगर ताप कांस्टेंट है तो भाई डेल्टा U बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि सर अगर ताप कांस्टेंट है तो भाई ताप में परिवर्तन जीरो होगा, अगर ताप में परिवर्तन जीरो है इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होगा। इस स्थिति में सर जो डेल्टा U होता है सर वो माइनस का डेल्टा W हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में सर, इस स्थिति में तो अपने पास नॉर्मल जो होता है वही होता है। उस स्थिति में अपने पास जो दिया गया तो उसमें वो सारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और इस स्थिति में सर, इस स्थिति में तो अपना सेम है, जो Q बराबर होता है अपने पास W प्लस का P, W नहीं P dV प्लस का U, ठीक है। अब देखो अगर अपने पास, अगर ये प्रक्रम, सर ये प्रक्रम बहुत ही स्लो होता है, बहुत स्लो, बहुत धीरे होता है, ये प्रक्रम बहुत ही धीरे धीरे होता है, और ये सर ये बहुत फास्ट होता है, बस ये समझ लो। यानी कहने का मतलब ये है कि सर समआयतनिक प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें ताप अपना नियत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या दो समतापीय वक्र एक दूसरे को काटते हैं? नहीं सर, दो समतापीय वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर दो समतापीय वक्र काटेंगे मेरे भाई, इसका आप रीजन सुन लो क्या है। देखो मेरे को ये बताओ कि सर अब ताप है, पानी है, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट तो एक ही होता है ना सर, पानी है, वाटर के लिए सर जो पानी है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट तो एक होता है, यानी कि सर जो पानी है, वाटर है, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट तो एक होता है। अगर मान लो कि अगर हमने उसके लिए, अगर हम उसमें P और V में ग्राफ खींच रहे हो और मानो कि अगर उन्होंने काट दिया तो इसका मतलब ये सर यहाँ पर इस स्थिति में सर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो या फिर उसका जो गलनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो दो हो जाएंगे। बट नहीं मेरे भाई, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी एक होता है। इसलिए जो समतापी वक्र हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गैस के समतापी पेय प्रसार में क्या भाई, ताप समान है, इसका मतलब भाई उसकी आंतरिक ऊर्जा है वो परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि सर अगर ताप समान है, ताप कांस्टेंट है, तो ताप में परिवर्तन जीरो होगा। अगर ताप में परिवर्तन अगर जीरो है तो भाई उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होगा, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक पूर्ण समतापीय प्रसार के लिए डेल पी अपॉन डेल पी का मान क्या होता है? डेल पी अपॉन पी का मान आपको निकालना भाई। इसके लिए अब मैं आपको बताऊं तो सर पी वी बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब सर इसका एक बार हमें पी के सापेक्ष अवकलन करना है, एक बार हमें वी के सापेक्ष करना है। तो पहले पी के सापेक्ष करते हैं, तो वी के सापेक्ष करते हैं। तो देखो ऐसे समझो, देखो पी डेल वी, एक वी डेल पी बराबर जीरो। अब एक काम करो, वी को उधर भेज दो, तो पी डेल वी बराबर वी डेल पी, ठीक है।
तो पी को इधर भेज दो, डेल पी अपॉन पी बराबर डेल वी अपॉन वी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा क्योंकि हमने इसको इधर भेजा तो माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि डेल पी अपॉन पी बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल वी। और अगर यहाँ पर अगर आईडीबीटी के होगा, आईडीबीटी के लिए होता तो भाई यहाँ पर गामा आ जाएगा, गामा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। कौन सा ऑप्शन होता है आपका, फिर आपका ऑप्शन नंबर अलग होता है, ठीक है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समतापीय प्रसार में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। भाई समतापीय प्रसार में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य, इसमें आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में कंफ्यूज हो सकते हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। यहाँ पर log 10 नहीं आता है, log ई आता है। log 10 तब होगा जब log ई नहीं हो, बट अगर log ई है अपने पास तो हम log ई को ही टिक करेंगे। अगर log ई नहीं दिया गया है तो हम log 10 को टिक करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मुकेश सर की क्लास देखनी पड़ेगी, आर टी log ई V2 अपॉन V1। तो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगर सी नहीं होता तब ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे, बट ऑप्शन नंबर सी है इसलिए पहले हम सी को टिक करेंगे, क्योंकि सर log ई है वो log 10 से अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो, एक आदर्श गैस पी दाब पर किसी आदर्श गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। भाई ये अपना समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये पी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पास सही है। इसको कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, इसके एक्सप्लेनेशन में आप जाओगे तो टाइम वेस्ट करना आपका, ठीक है। तो समतापीय प्रसार में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमारा पी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समतापी परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालना होता है। यानी समतापी प्रसार, इसका मतलब भाई उसका ताप कांस्टेंट है। अगर ताप कांस्टेंट है भाई तो वो बॉयल के नियम की पालना करे, बॉयल। इसका मतलब सर क्या है सर, वो बॉयल के नियम की पालना करेगा। तो बॉयल का नियम क्या बोलता है, बॉयल का नियम ये बोलता है अगर ताप का ताप कांस्टेंट है तो भाई जो पी है, जो ताप कांस्टेंट भाई पी समानुपाती 1/v होगा, ठीक है। अगर आपका ताप कांस्टेंट जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और भाई एयरफोर्स एग्जाम बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। देखो समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, आप इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए किसके विशिष्ट ऊष्मा वाला। सर जो डेल्टा क्यू होता है, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। भाई यहाँ पर एस है वो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट है, एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा टी अगर अपने पास जीरो है तो भाई डेल्टा क्यू अपॉन जीरो इट विल बी इनफाइनाइट, यानी कि समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है वो अनंत होती है। और इसी जगह आपको ये बोल दे क्या कि सर, अगर आपको ये बोल दे सर ये अपने प्रक्रम है कौन सा प्रक्रम जीरो, हाँ अगर आपको ये बोल दे सर इफ इट इज ए आइडियबेटिक प्रोसेस, तब यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सर जो डेल्टा क्यू है वो इसमें जीरो होता है, अगर वो जीरो है तो स्पेसिफिक हीट है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन। समतापीय अवस्था में गैस को जब ऊष्मा दी जाती है तो परिमाण मतलब किसका मतलब क्या होता है। देखो जब गैस को समतापी प्रक्रम में गैस को ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा। भाई समतापी प्रक्रम इसका मतलब क्या है सर, अगर समतापी प्रक्रम है इसका मतलब सर पहले देखो समतापी प्रक्रम है इसका मतलब क्या है, अगर समतापी प्रक्रम अपने पास है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है सर, ये बोलता है कि सर जो डेल्टा क्यू है ना वो W प्लस का डेल्टा V है। अब देखो अगर समतापी प्रक्रम है इसका मतलब सर जो डेल्टा U है वो जीरो होगा, तो सर डेल्टा Q बराबर W, यानी कि देखो डेल्टा U है वो W बराबर होगा, यानी जितनी हमने ऊष्मा दी है उतना उसके कार्य में परिवर्तित हो गया है। यानी कि हमने निकाय को ऊष्मा दी है, निकाय की ऊष्मा हमने ली नहीं है। यानी कि सर डेल्टा Q अगर पॉजिटिव है तो भाई डेल्टा W भी तो पॉजिटिव है, डेल्टा W अपने पास पॉजिटिव है, इसका मतलब सर हमें निकाय ने कार्य किया, निकाय ने भाई कार्य किया, निकाय के ऊपर कार्य होता तो यहाँ पर नेगेटिव आता, अगर नेगेटिव होता अगर हम निकाय से ऊष्मा लेते तब अपने पास डेल्टा क्यू नेगेटिव आता, अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव आता सर अपने पास डब्ल्यू भी नेगेटिव आता, अगर डब्ल्यू नेगेटिव आता तो इस स्थिति में पर्टिकुलर इस स्थिति में सर जो क्या कार्य वो नेगेटिव होता, अगर कार्य नेगेटिव होता निकाय के ऊपर कार्य होता, बट हमने निकाय से उसको ऊष्मा दी है तो अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो हमने कार्य किया है, हमने कार्य किया मतलब सर बाह्य कार्य हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। भाई इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आई थिंक इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन में कार्य किस पर डिपेंड करता है। भाई गैस का रुद्धोष्म परिवर्तन तो भाई वो जो कार्य है वो हमेशा आंतरिक ऊर्जा पर डिपेंड करता है, ताप के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। क्योंकि सर यहाँ पर डेल्टा क्यू जीरो है तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस का डेल्टा यू, तो कार्य वो हमेशा ताप के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। सी ऑप्शन वाला सी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको समझो, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले पूरे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। समझो इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि सर एक गैस का सामान्य ताप और सामान्य दाब पर एक संपीड़ित किया जाता है तो उसका आयतन
प्रारंभिक आयतन का, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो प्रारंभिक उसका आयतन, तो प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है, ठीक है। और गामा का मान हमको दिया गया है, तो अंतिम दाब क्या होगा। देखो इसके लिए आपको, इस क्वेश्चन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी सर, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला अपना आइडियाबेटिक प्रोसेस से अपने पास आता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है भाई, इस क्वेश्चन मेरे को पता है डेफिनेटली स्टूडेंट छोड़ के आए, बट समझ लो ताकि आपका एक क्वेश्चन छूटे नहीं। देखो समझो क्या बोला है हमने। इस स्थिति में अपने पास आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइडियाबेटिक प्रोसेस P1, पता है यार क्या सर, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, यहाँ से P1 V1 है, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 की पावर गामा हो गई, होगी ना। अब देखो क्या बोला गया है सर, जो मतलब कि सर जो P1 निकालना क्या सर, हमको P2 निकाल दो भाई, P2 को ऊपर रख लो, P2 अपॉन P1 बराबर V1 अपॉन V2 की पावर गामा, ठीक है। अब देखो जो बाद का जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 1/4 है, यानी कि सर जो V2 है, V2 वो सर V1 का 4 भाग, छोटा भाग, क्योंकि सर जो बाद का आयतन वो प्रारंभिक आयतन का 1/4 है। तो भाई बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको को जो V2 की जगह V1 अपॉन 4 रख दो आप, ठीक है। तो V1 अपॉन 4 की पावर गामा कितना सर, गामा अपने पास 3/2 है, ठीक है। V1 से V1 कैंसिल, तो 4 की पावर 3/2। अगर मैं अगर इसको सोल्व करता हूँ सर, 4 की पावर 3/2 यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 3/2 सोल्व करता हूँ सर, ये 8 आ जाएगा, यानी कि P2 अपॉन P1 और मेरे पास 8 आ गया, तो P2 बराबर अपने पास 8P आ गया। भाई इतना बेहतरीन क्वेश्चन कोई नहीं बता पाएगा। देखो समझो क्या बोला है, किसी गैस का इस स्थिति में अपने पास ये फॉर्मूला काम होता है अकॉर्डिंग टू आइडियाबेटिक प्रोसेस, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 की पावर गामा, और इस हिसाब से हमको आगे इसको सोल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसी से हो जाएगा सर, वो 8 वायुमंडलीय हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो भाई देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगले वाला क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी पर बेस्ड है। तो भाइयों ये था अपना एयरफोर्स फिजिक्स के लिए बड़ा बेहतरीन वीडियो। ये अच्छा लगे तो भाई कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।